दोस्तों, आज के इस एक वीडियो में हम देखेंगे आन का मान नाटक के बारे में जो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित है। इसके बारे में पूरा जानेंगे और यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आन का मान जो नाटक है इसका पूरा जो अच्छे से पूरी कहानी है वो आपको समझ में आ जाएगी यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आन का मान जो नाटक है यह हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित है और इस जो आन का मान है इसमें जो है एक राजपूत सरदार वीर दुर्गादास राठौर के बारे में वर्णन किया गया है कि किस तरीके से जो वीर दुर्गादास राठौर होते हैं कि किस तरीके से केवल वो अपने जो महाराजा जसवंत सिंह होते हैं उनको वचन देता है और उस वचन की पूरी जिंदगी अपने जीवन में पूरे जीवन भर उस जिम्मेदारी का मतलब निर्वहन करता है। मैं यदि आपको ऐसे बताऊं तो ये आप मान कर चलिए जैसे जो देखिए जो महाराजा जसवंत सिंह थे इनका एक कर्तव्यनिष्ठ सेनापति या सरदार जो है वीर दुर्गादास राठौर थे। जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनके एक बेटे होते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह बहुत छोटे होते हैं तो महाराजा जसवंत सिंह जो है वीर दुर्गादास राठौर से यह कहते हैं कि अब मेरे जाने के बाद तुम ही इसके मतलब जो अजीत सिंह है इसकी रक्षा तुम करना और इस राज्य की रक्षा तुम ही करना। और जो दूसरी तरफ औरंगजेब है यह औरंगजेब इनके राज्य को लेना चाहता था। तो इसी से सब बचाते हैं कौन? वीर दुर्गादास राठौर। तो उन्हीं का वर्णन किया गया है इसके बारे में इस आन के मान नाटक में। तो चलिए हम वीडियो की शुरू। तो देखिए आन का मान नाटक जो है इसका प्रथम अंक जो है इस तो इस प्रथम अंक के बारे में अब हम देखते हैं। तो देखिए आन का मान नाटक का प्रारंभ रेगिस्तान के एक रेतीले मैदान से होता है। इस समय भारत की राजनीतिक सत्ता मुख्यतः मुगल शासक औरंगजेब के हाथों में थी और जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह का राज्य था। इनके कहने का मतलब ये है कि ये जिस समय का वर्णन किया गया है इस कहानी इस नाटक में, यानी कि जो आन का मान नाटक है इस नाटक में जिस समय का उल्लेख किया गया उस समय अगर भारत का कोई शक्तिशाली शासक था तो उसका नाम था कौन? औरंगजेब। और जो सबसे शक्तिशाली रहेगा उसी के हाथों में पूरी ताकत रहेगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उस समय जो भारत की राजनीतिक सत्ता यदि किसी के हाथों में थी तो उसका नाम कौन था? औरंगजेब। और जो जोधपुर रियासत है जैसे आप जानते भी होंगे जो राजस्थान में जोधपुर है उस जोधपुर के जो महाराजा थे उनका नाम था जसवंत सिंह। और जो महाराजा जसवंत सिंह थे इनके राज्य में एक वीर दुर्गादास राठौर जो है महाराजा जसवंत सिंह का कर्तव्यनिष्ठ सेवक था। मतलब जो जोधपुर के जो महाराजा थे जिनका नाम था क्या? जसवंत सिंह। इनका एक कर्तव्यनिष्ठ सेवक या सरदार कह सकते हैं कौन था? वीर दुर्गादास राठौर। ठीक। और महाराजा की मृत्यु हो जाने के बाद उनके अवयस्क पुत्र अजीत सिंह की संरक्षक की भूमिका निभाता है। हमने आपको बताया कि जो महाराजा जसवंत सिंह थे इनका कौन एक सेवक था? मतलब वीर दुर्गादास राठौर। और जब महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो जो इनके पुत्र होते हैं अजीत सिंह वो मतलब बहुत छोटी उम्र थी यानी 1 साल 2 साल या कुछ भी कह सकते हैं, उनकी उम्र बहुत कम थी। तो उनकी संरक्षक की भूमिका कौन निभाता है? मतलब उनकी संरक्षक की भूमिका निभाता है वीर दुर्गादास राठौर। अपने ये तो जैसे देखिए कोई नाटक होता है तो उसके दो कहानी होती है, एक एक तरफ एक दूसरी तरफ। तो देखिए अभी तक हम जो बताए वो पहली तरफ है। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अपने पिता औरंगजेब की अनेक नीतियों का विरोध करते हुए उसका पुत्र अकबर द्वितीय औरंगजेब से अलग हो जाता है और उसकी मित्रता वीर दुर्गादास राठौर से हो जाती है। मैं आपको बता दूं, देखिए जो औरंगजेब है इसके एक पुत्र हैं जिनका नाम है अकबर द्वितीय और यह अपने पिता की नीतियों का विरोध करते हैं। जैसे हो सकता है कि जैसे आपके मान लीजिए कोई भाई हैं और वो जो कहें आप उससे सहमत ना हो तो हुआ क्या कि आप उनकी नीति का विरोध कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय वह अपने पिता की नीतियों का विरोध करता था। इनके पिता क्या करते थे? मंदिर तोड़वा देते थे, हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाते या और अन्य प्रकार के जो अत्याचार करते थे। तो अकबर द्वितीय कहता था कि ये सब जो आप कर रहे हैं ये सब गलत है। तो देखिए इनका इनकी अपने अकबर द्वितीय जो था वो अपने पिता की नीतियों का ही विरोध करता था। और इसी कारण से जो अकबर द्वितीय की मित्रता किससे हो गई? वीर दुर्गादास राठौर से हो गई। ठीक है। अब देखिए क्या है कि उसकी मित्रता वीर दुर्गादास राठौर से हो जाती है। औरंगजेब की एक चाल से अकबर द्वितीय को ईरान चले जाना पड़ता है। अपनी मित्रता निभाते हुए अकबर द्वितीय की संतानों सैफियात एवं बुलंद अख्तर के पालन पोषण का दायित्व तो दुर्गादास ने अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब ये है कि देखिए कि
आप देखिए इसमें क्या बताए कि जो अकबर द्वितीय है वो अपने पिता की नीतियों का विरोध करता है, और यह बात औरंगजेब जानता था। इसीलिए औरंगजेब जो है वह अपने इस बेटे को अपनी एक चाल चलता है, और जिसके कारण इस अकबर द्वितीय को ईरान चले जाना पड़ता है। और जो अकबर द्वितीय, इसके एक बेटे थे और एक बेटी थी। बेटा का क्या नाम था, बुलंद अख्तर, और जो अकबर द्वितीय की बेटी थी उसका नाम था सैफियात। और ये दोनों एकदम मतलब इनकी भी उम्र अजीत सिंह की तरह ही है, मतलब बहुत कम है, 1-2 साल जो भी कह सकते हैं, 2-3 साल जो भी, मतलब कम उम्र है। तो जब यह ईरान जाने लगता है तो यह अपने पुत्र और पुत्री यानी बेटे और बेटी को किसके पास छोड़ देता है, मतलब वीर दुर्गादास राठौर के पास। जब अकबर द्वितीय ईरान जाने लगता है तो बुलंद अख्तर और सैफियात को वीर दुर्गादास राठौर के पास छोड़ देता है। यानी कि अब जो वीर दुर्गादास राठौर है वह अजीत सिंह को भी पाल रहा है, सैफियात को भी पाल रहा है जो कि बेटी है, और बुलंद अख्तर को भी पाल रहा है। तो इन सबको कौन पाल रहा है, वीर दुर्गादास राठौर। सैफियात और बुलंद का पालन पोषण का दायित्व दुर्गादास ने अपने ऊपर ले लिया। समय के साथ साथ सभी युवा हो जाते और राजकुमार अजीत सिंह सैफियात और निशा के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए जो मतलब ये 3 लोग थे, समय के साथ ये लोग बड़े हो जाते हैं, और जब ये लोग युवा होते हैं तो जो महाराजा जसवंत सिंह हैं, जिन जो जोधपुर के मतलब महाराजा थे, उनके पुत्र जो अजीत सिंह होते हैं, उनका वो प्रेम करने लगते हैं किससे, सैफियातुन्निसा से। देखिए यहाँ पे जो महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र हैं अजीत सिंह, अजीत सिंह को किससे प्रेम हो जाता है, जो सैफियात है। और सैफियात किसकी पुत्री है, अकबर द्वितीय की। अकबर द्वितीय की कौन पुत्री है, सैफियात। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो अकबर द्वितीय है इसकी जो पुत्री है सैफियात, इसका प्रेम किस एक जो अजीत सिंह है यह सैफियात से प्रेम करने लगते हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है कि मतलब समय के मतलब जो अजीत, हाँ राज, जैसे देखिए जो महाराजा थे जसवंत सिंह थे, उनके पुत्र कौन थे, अजीत सिंह। तो अजीत सिंह को राजकुमार भी कहा जाता है। तो राजकुमार अजीत सिंह को सैफियात निशा से हो जाता है प्रेम। सैफियात के टालने के बावजूद भी अजीत सिंह उसके प्रति प्रेम की भावना अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण दुर्गादास नाराज हो जाता है, और दुर्गादास द्वारा राजपूती आन एवं मान का ध्यान दिलाने पर अजीत सिंह अपनी गलती मानकर युद्ध की तैयारी करने लगता है और क्षमा मांगता है। जब हम आपको बताएं कि अजीत सिंह सैफियात से प्रेम करने लगते हैं, और सैफियात उसे बार बार मना करती कि ये सब गलत है, ये सब गलत है, वो बार बार उसे मना करती, लेकिन अजीत सिंह नहीं मानता। वो उसके पीछे इतना पागल है कि उसे सही और गलत का कुछ नहीं पता। तो इससे जो है वीर दुर्गादास जो राठौर होते हैं, वो मतलब वीर दुर्गादास जो राठौर होते हैं वो अजीत सिंह से मतलब थोड़ा सा अजीत सिंह से नाराज हो जाते हैं। कारण ये था कि जो उसके जो अजीत सिंह है राजकुमार हैं, ये सैफियात के प्रति पागल हो गए, क्योंकि आप जानते हैं जो एक राजकुमार होता है उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। तो इसी कारण से वीर दुर्गादास राठौर अजीत सिंह से नाराज हो गए। बाद में अजीत सिंह अपनी गलती म, मतलब मानता है, और वो क्षमा मांग के युद्ध की तैयारी करने लगता है। अब देखिए आगे क्या होता है। औरंगजेब के संधि प्रस्ताव को लेकर ईश्वरदास आता है, और मुगल सूबेदार सुजात खान द्वारा सादे वेश में प्रवेश करने के बावजूद अजीत सिंह उस पर प्रहार करता है, परंतु राजपूती परंपरा का निर्वहन करते हुए निशस्त्र व्यक्ति पर प्रहार होने से दुर्गादास बचा लेता है। यानी कि जो मैंने बताया ना कि जो महाराज जसवंत सिंह थे, जब इनकी मृत्यु हो गई तो औरंगजेब जो था इनके मतलब जो इनकी जो मतलब राज्य था उस पर कब्जा कौन करना चाहता था, औरंगजेब। औरंगजेब चाहता था कि ये जो इनकी मतलब राज्य है वो हमारे हिसाब से चले। तो इसी यही पूरा मैटर है। तो अब देखिए क्या होता है। तो जो औरंगजेब है उसी के संधि प्रस्ताव को लेकर कौन आता है, ईश्वरदास आता है। मतलब जो औरंगजेब के संधि प्रस्ताव को लेकर ईश्वरदास आता है, और उसका जो मुगल सूबेदार होता है जिसका नाम होता है सुजात खान, वह सादे वेश में प्रवेश करता है, और अजीत सिंह उस पर तलवार लेकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दुर्गादास राठौर बचा लेता है, क्योंकि एक शस्त्रहीन व्यक्ति पे मतलब जो वार करना ये राजपूती परंपरा के विरुद्ध है, इसीलिए वो बचा लेता है। तो यही था आपका प्रथम नाटक। अब देखिए हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में आप देखिए कि न- ब्रह्मपुरी का नाम औरंगजेब ने इस्लामपुरी रख दिया। औरंगजेब की दो पुत्री मेहरुन निसा और जीतुन निसा में से मेहरुन निसा हिंदुओं पर औरंगजेब द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध करती, जबकि जीतुन निसा अपने पिता की नीतियों का समर्थन करती। अपने दोनों पुत्रियों की बात सुनकर औरंगजेब मेहरुन निसा द्वारा रेखांकित किए गए अत्याचारों को अपनी भूल मानकर पश्चाताप करने लगता है। मैं सीधे सीधे यदि आपको बताऊं तो देखिए औरंगजेब के दो पुत्री थी, इसमें से एक का नाम था मेहरुन निसा, एक का नाम था जीतुन निसा। जो मेहरुन निसा थी वह
अपने पिता की नीतियों का विरोध करती थी। जिस प्रकार से अकबर द्वितीय अपने पिता की नीतियों का विरोध करता, ठीक उसी प्रकार से मेहरुन्निसा भी अपने पिता की नीतियों का विरोध करती। कौन सी नीति? हमने आपको बताया, मंदिर तुड़वा देना, लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, तो ये सभी का नीतियों का विरोध उसकी बेटी भी एक करती है और उसका एक बेटा भी। लेकिन जो उसकी ए वाली बेटी थी जीतुन्निसा, यह अपने पिता की नीतियों का विरोध करती, यानी कि इसका मानना यह था कि जो हमारे बाप कर रहे हैं अन्य लोगों पे, वह सब सही है, सब सही है। तो यही सब सही है। लेकिन चूंकि औरंगजेब, ये जिस समय की बात है, अब औरंगजेब वृद्ध हो चुका है, तो उसे जो इसकी बेटी ये वाली होती है मेहरुन्निसा, इसके द्वारा बताई गई जो बात है, कहती है कि आप अत्याचार कर रहे हैं सब, तो ये सब सुन के औरंगजेब को दुख होता है और वो पश्चाताप करता है अपनी इन सभी गलतियों पर। अब देखिए आगे क्या है। और मतलब उसे तो अपनी इन गलतियों पर भी पश्चाताप होता है, इसके साथ साथ वह अपने बेटे विशेषकर अकबर द्वितीय के प्रति की जाने वाली कठोरता के लिए भी दुखी है। उसके अंदर अकबर द्वितीय की संतानों यानी अपने पौत्र पौत्री क्रमशः बुलंद एवं सैफियत के प्रति स्नेह बढ़ जाता। औरंगजेब अपनी वसीयत में अपने पुत्रों को जनता से उदार व्यवहार करने के लिए परामर्श देता है। यानी कि देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि जो औरंगजेब है वह वृद्ध हो चुका है, तो जो उसकी बेटी एक बताती है कि आप विरोध करते हैं, ये सब गलत कर रहे हैं, जो उसकी नीतियों का विरोध करती है, तो औरंगजेब को दुख होता है इन सब बातों को सुनने के बाद। और उसे अपने बेटे जो अकबर द्वितीय, जिसे उसने, जो औरंगजेब था, जिसे औरंगजेब ने अपने इस अकबर द्वितीय पुत्र को ईरान भेज दिया है, वह इस पर भी दुख होता है कि हमने अपने ही पुत्र को अपनी चाल के कारण उसे ईरान भेज दिया। तो इस बात को लेकर उसे दुख होता है कि हमने अपने बेटे के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया। और अब उसे इस समय में, क्योंकि अब वृद्ध हो चुका है, तो जो अकबर द्वितीय के मतलब पुत्र थे और पुत्री, यानी बेटे बेटी थे, बुलंद अख्तर और सैफियत, इन दोनों को याद आती किसे? औरंगजेब को। तो औरंगजेब सैफियत और बुलंद अख्तर का क्या है? बाबा, जिसे हम सब अपने भाषा में क्या कहते हैं, बाबा दादा। तो इनका बाबा दादा कौन है? बुलंद अख्तर, और सैफियत का बाबा दादा कौन है? औरंगजेब। ठीक है। तो औरंगजेब को अपने पुत्र की भी याद आती है, अकबर द्वितीय की, और उसके जो बेटे बेटी थे, यानी कि बुलंद और सैफियत, इनकी भी याद आती है। ठीक है। तो उसी समय उसके बेटे ओटे आते हैं, तो वह अपने बेटे के जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं, होता नहीं बैठक, उसी में वो कहता है कि आप अपनी जनता से अच्छा व्यवहार करिए। और उसी समय कौन आ जाता है? ईश्वरदास, जो वीर दुर्गादास राठौर को बंदी बनाकर लाता है। और औरंगजेब मतलब जो ईश्वर दास आता है औरंगजेब के सामने, वह वीर दुर्गादास राठौर को बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने लाता है। तो जब औरंगजेब के सामने लाता है, तो औरंगजेब उससे पास शर्त रखता है कि भाई तुम मेरे जो पौत्र पौत्री हैं, यानी कि जो अकबर द्वितीय के बेटे हैं, क्योंकि जब अकबर द्वितीय जाने लगा था ईरान, तो बुलंद अख्तर और सैफियत को औरंग वीर दुर्गादास राठौर के पास छोड़ के गया था। तो औरंगजेब वही कह रहा है कि भाई तुम मेरे पौत्र, मतलब पौत्र और पौत्री को लौटा दो, मुझे उन उन दोनों को मुझे दे दो, और इसके लिए जो तुम्हें चाहिए वो बता दो, हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन जो मतलब वीर दुर्गादास राठौर थो, वह मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे तुम्हारे पौत्र पौत्री को, वो हमारे पास ही हैं और हमारे पास ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया दूसरे नाटक का समापन। अब देखिए हम चलते हैं तीसरे पे। तो तीसरा नाटक देखिए क्या है। अब तीसरा नाटक एकदम लास्ट देखिए क्या है। आन का मान नाटक के तीसरे अंक की कथा सैफियत के गाने के साथ प्रारंभ होती है। उसी समय अजीत सिंह वहां पहुंच जाता है। वह सैफियत को अपनी जीवन साथी बनाने के इच्छुक है, लेकिन सैफियत स्वयं को विधवा कहकर अजीत सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है। यानी कि तीसरे नाटक में है कि जो सैफियत है, अकबर द्वितीय की जो बेटी है, वह गाना गा रही होती है। उसी समय जो राजकुमार अजीत सिंह होते हैं उसके पास आ जाते हैं और उससे अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, यानी कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो जो ये होती है मतलब सैफियत, वह मतलब ऐसा करने से मना कर देती है और वह कहती है कि मैं विधवा हूँ, यानी कि वो स्वयं को विधवा कहती है और अजीत सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है। अजीत सिंह द्वारा अनेक तर्क दिए जाने के बावजूद भी सैफियत अजीत सिंह को लोकहित हेतु स्वहित को त्यागने को सुझाव देती है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे शब्द है कि जो सैफियत होती है वो कहती है कि आप अपने हित के लिए लोगों को हित को त्याग रहे हैं, ये गलत है। यानी कि इसीलिए कह रहा है कि सैफियत जो है अजीत सिंह को क्या कहती है, लोक हित हेतु स्वहित को त्यागने का सुझाव, यानी कि आप अपने हित के लिए दूसरों का जो गलत कर रहे हैं वो गलत है। अपना हित मत देखिए, लोगों का हित देखिए। यही राजकुमार का धर्म होता है। राजकुमार जो होता है उसका धर्म ये होता है कि उसे अपनी
उसके लिए क्या सही है क्या गलत उससे नहीं मतलब, उसके लिए जो लोगों के लिए सही हो वही वही सही है उसके लिए। तो इसके इसके बाद देखिए क्या होता है, अजीत सिंह द्वारा अनेक तर्क दिए जाने के बावजूद भी मतलब उसे मना कर देती है। इसके बाद देखिए सुझाव देती है, वहां से जाना चाहती है, लेकिन प्रेम के उद्वेग में बहता अजीत सिंह उसे अपने पास बैठा लेता है। यानी कि बुलंद मतलब जो सैफियत है वह वहां से जाना चाहती है, लेकिन अजीत सिंह उसे अपने पास बैठाए रखता है। इसके बाद देखिए बुलंद अख्तर के आने के पश्चात सैफिया सकुचा जाती है तथा अपने भाई से अजीत सिंह के प्रेम विवाह के बारे में इच्छा बताती है। यानी कि मैं आपको बिना पढ़े बता दे रहा हूँ पूरी कहानी। तो जैसे ही यह बात समाप्त होती है तभी मतलब जो सैफियत होती है वह वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन वो जा नहीं पाती क्योंकि उसे अजीत सिंह अपने पास बैठा लेता है और उसे अपनी सारी बात बताता है। लेकिन इसके बाद जब उसका भाई जो सैफियत का भाई बुलंद अख्तर होता है वह उधर आने लगता है, और उसी समय यह सकुचा जाती मतलब जैसे आप जब कोई काम करते हो कोई अचानक आ जाए तो डर लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से सैफियत के साथ भी होता है। तो जो सैफियत होती है वह अजीत सिंह की पूरी कहानी बताती है अपने भाई से कि अजीत सिंह देखिए हमसे शादी वादी करना चाहता है। तो जो बुलंद अख्तर उसका भाई होता है वह इसकी मतलब विरोध करता है। इसके बाद वहाँ से चला जाता है, और उसी समय वीर दुर्गादास राठौर आ जाता है यहाँ पे। जब वीर दुर्गादास राठौर आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अजीत सिंह जो कि राजकुमार है वो किस तरीके से पागल हुआ है सैफियत के पीछे, तो उन्हें बहुत गुस्सा लगता है और वो सोचते हैं कि जो हमसे औरंगजेब कह रहा था कि हमारे पौत्र पौत्री को हमारे पास लौटा दो और इसके लिए हम तुम्हें धन भी दे देंगे या जो चीज़ तुम्हें चाहिए हम दे देंगे। तो वो सोचे कि औरंगजेब ये मतलब वीर दुर्गादास राठौर सोचे कि यदि मैं ऐसा कर दूं तो एक तीर के साथ दो निशाना हो जाएगा। तो जो अजीत सिंह का इधर उधर मन लगा है, पहली बात तो उसका मन अब फिर सही कामों में लगेगा, और दूसरा चीज़ कि हमसे मतलब औरंगजेब संधि भी कर लेगा, मतलब हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, अजीत सिंह भी बढ़िया औरंगजेब भी बढ़िया, और जो ये सैफिया थी अपने घर भी चली जाएगी। तो ऐसा करने के लिए जो सैफियात है मतलब वीर दुर्गादास राठौर हैं वह सैफियात को उसके पास ले जाने लगते हैं, औरंगजेब के पास जब ले जाने लगते हैं तो मतलब जो अजीत सिंह होता है वह वीर दुर्गादास राठौर को रोकता है और वीर दुर्गादास राठौर से कहता है कि दुर्गादास जी मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं। दुर्गा तब मतलब वीर अजीत सिंह जो कहता है दुर्गादास राठौर से मारवाड़ में या तो आप रहेंगे या तो मैं। तब देखिए दुर्गादास कहते हैं कि नहीं महाराज आप में रहेंगे, मैं तो एक सेवक मात्र था, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने पूरा कर दिया था। उनका कर्तव्य क्या था, महाराजा ने जैसे उनसे कहा था कि आप मेरे पुत्र को पालेंगे और आपके कंधे पर ही है इस पूरे राज्य की जिम्मेदारी। तो वही वो कह रहा है कि जो मेरी जिम्मेदारी थी अब मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब हम ही चले जाएंगे। तो यही थी पूरी कहानी आन का मान नाटक। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आगे आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं।